नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड अखिलेश त्रिपाठी आप सभी का रिजल्ट मित्र के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसकी संभावना है कि बहुत जल्दी दोस्तों आपको ये इसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है और आपका एक जो सपना है अच्छी जॉब में जाने का, एक ऐसी जॉब जहाँ पर सैलरी भी अच्छी है, जहाँ पर सम्मान भी अच्छा है, जहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि पावर भी है। ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे हाई कोर्ट की वैकेंसी है सर, हाई कोर्ट की। और जब हम हाई कोर्ट में नौकरी कर रहे होते हैं तो फिर आप सम्मान तो दोस्तों बहुत छोटा हो जाता है, यहाँ पर उससे भी बढ़ के चीज़ें मिलेंगी आपके लिए। तो आज हम ऐसी ही वैकेंसी की चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा, हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज आरओ और एआरओ की, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी का पेपर था, जो कि लीक हो जाने की वजह से कैंसिल हो गया है। तो साथियों, वो जो पेपर था समीक्षा अधिकारी का, वो दूसरी वैकेंसी है और ये दूसरी वैकेंसी है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है और वो क्या है, तो अंतर समझो कि ये वाली जो वैकेंसी भरी जाएगी, ये खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ही इस वैकेंसी का पेपर कराएगा, इस वैकेंसी का पेपर यही कराएगा। जबकि जो पेपर अभी लीक हुआ था, जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था, उसकी जो पेपर होते हैं, उसका जो पेपर है वो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग कराता है। तो दोनों में अंतर है। ये वाली जो वैकेंसी है ये हर साल नहीं आती है, ये लगभग पिछली बार अभी 2021 में आई थी और 21 के बाद अब 2024 में आने की संभावना है, और संभवतः मई के बाद या जो है जून में लगभग ये वैकेंसी आ जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट ने पदों की संख्या जो थी, रिक्वायरमेंट जो थी पदों की संख्या, उसको लेकर के अपना एक लेटर जारी किया था, जिसमें अब हम पूरा इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, जिसमें पदों की संख्या जो निर्धारित करी गई है, पदों की संख्या टोटल दोनों को मिला करके आरओ और एआरओ जो खाली पद बताए गए हैं, आरओ और एआरओ के खाली पदों की संख्या लगभग में 942 बताई गई है। 942 दोनों को मिला करके 942 खाली पद है। अब यदि इतने पद हैं तो कम से कम हम आधे की तो उम्मीद करेंगे ही करेंगे कि आधी तो वैकेंसी आएगी। तो लगभग में इतनी वैकेंसी तो आ ही सकती है, एक तो आनी तो चाहिए 942, लेकिन फिर भी नहीं आती है तो 500 तक तो वैकेंसी आने के चांसेस होंगे। इतना तो पद खाली हो ही सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो ये पद रहेंगे और इसमें आप जो है सीधे ये नौकरी हम कहाँ करेंगे, यानी आपका ऑफिस कहाँ होगा इसमें, तो इसमें होगा आपका ऑफिस उच्च न्यायालय में। मतलब आपको उच्च न्यायालय में ही काम करना है, उच्च न्यायालय में ही आप काम करोगे, हाई कोर्ट में बैठ करके काम करोगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू वाली जॉब है, बहुत बड़ी वाली जॉब है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सर इतनी महत्वपूर्ण जॉब है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। यदि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट तो सर कानून का है, विधि का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या सर जो अप्लाई करेंगे उनके पास कोई एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए क्या? तो यहाँ पर योग्यता में हम देखेंगे, क्वालिफिकेशन जो देखेंगे वो क्या है। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास कुछ हो या ना हो, स्नातक होना चाहिए। स्नातक का मतलब जानते हैं ना कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, केवल ग्रेजुएशन हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और इन्होंने ऐड कर दी है, जो लोक सेवा आयोग जो पीसीएस के द्वारा आरओ का पेपर कराया जाता है, उसमें केवल स्नातक चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आरओ की वैकेंसी है, इसमें आपको स्नातक तो चाहिए है, प्लस कोई कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए। प्लस में आपको कंप्यूटर डिग्री हो जाए तो भी सही है, और कंप्यूटर डिग्री नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से जैसे आप बीए क्या बोलते हैं बीसीए वगैरह इस तरीके का कुछ कर लेते हैं, तो कंप्यूटर साइंस से कुछ आपने डिग्री ले लिया हो, और यदि नहीं भी लिया है तो कोई आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो उससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर डिप्लोमा है तो काम बन जाएगा। तो स्नातक और कंप्यूटर डिप्लोमा। यदि कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, देखिए स्नातक तो कंपलसरी है, यदि नहीं है तो या शब्द लगा के मैं लिख रहा हूं, तो आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। ओ लेवल का एक प्रमाण पत्र होता है, यदि वो आप ले लेंगे तो आपको फॉर्म भरने को मिल जाए। यदि ओ लेवल भी आप नहीं करे हो तो उत्तर प्रदेश में ट्रिपल सी होता है,
ट्रिपल सी लगभग जो है आप हर 3 महीने में इसके फॉर्म आते रहते हैं। तो यदि अभी आप लोगों ने ट्रिपल सी नहीं किया है, ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं और ट्रिपल सी नहीं किया है, तो पता कर लीजिए, शायद फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भर दीजिए। 3 महीने में पेपर हो जाएगा आपका और जो है अगले महीने उसके आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, इसका डिप्लोमा मिल जाएगा। तो ट्रिपल सी का यदि आपके पास प्रमाण पत्र या डिप्लोमा भी है तो भी आप इसका फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है, हर 2-3 साल के बाद ही वैकेंसी आती है। यदि मौका मिल रहा है तो छोड़िए मत, इस मौका को छोड़िए मत, जाने मत दीजिए। यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, ओ लेवल नहीं है, तो आप सबसे सरल तरीका है ट्रिपल सी करने का। आप ट्रिपल सी करके, हाँ, आप ट्रिपल सी करके इस जॉब में जा सकते हैं। ट्रिपल सी करना है बस आपको, ये स्नातक कंपलसरी है, फिर इन 3 में से कोई एक होना चाहिए, कोई एक होगा, स्नातक प्लस इन 3 में से कोई एक, तो आपका काम बन जाएगा, आप फॉर्म भर लोगे। और सबसे सरल तरीका देखिए, ओ लेवल या कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री लेने से, यानी PGT-DCA या BCA करने से सबसे सरल है, 3-4 महीने में आपका प्रमाण पत्र आपके हाथ में आ जाएगा। तो अभी मार्च खत्म होने जा रहा है, अभी आप जो है तुरंत ही अप्लाई कर दीजिए, या जो भी आपके नियरेस्ट कोई ऐसा संस्था जहाँ पर ट्रिपल सी करा रहे हो वहाँ पर संपर्क कर लीजिए, उनसे ट्रिपल सी के बारे में समझ लीजिए, पेपर दीजिए और अपना डिप्लोमा ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी स्नातक योग्यता रहेगी, क्वालिफिकेशन रहेगी। अब क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आयु सीमा क्या होगी। आयु सीमा क्या होगी, इसके लिए कितने आयु सीमा तक के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जो हमने RO, ARO, UP, PCS में फॉर्म भरे होंगे यदि आपने, तो उसमें जो आयु ली जाती है वो 21 से 40 वर्ष ली जाती है, 21 साल से 40 वर्ष। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आयु सीमा जो न्यूनतम आयु सीमा होगी, कम से कम न्यूनतम यानी कितने वर्ष का होना चाहिए, तो न्यूनतम होना चाहिए 21 वर्ष का, कम से कम 21 साल का होना चाहिए। और अधिकतम जो आयु सीमा है, मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो है 35 ईयर तक, 35 वर्ष तक उसकी आयु सीमा होनी चाहिए। 21 साल से कम ना हो और 35 साल से ज़्यादा ना हो। लेकिन इसमें भी आपको जो एज रिलैक्सेशन जिसके लिए है उनको उस हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और मैक्सिमम आयु सीमा 35 साल। तो मुझे लगता है कि आप में से लगभग 95% स्टूडेंट एज के हिसाब से एलिजिबल होंगे, एज के हिसाब से एलिजिबल होंगे। शायद कोई आप में से बहुत कम होंगे जिनकी आयु 18 साल से कम हो, 21 साल से कम हो। तो मैक्सिमम लोग तो 21 साल का क्रॉस कर ही चुके होंगे। तो आप में से 95% जो है इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। और बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, इसको मौका या ये मौका जाने मत देना। ठीक है, केवल यदि कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं हो सकता है आप लोगों के में से बहुत सारे लोगों के पास, तो केवल ट्रिपल सी कर लो, 3 महीने में आपको वो भी मिल जाएगी। मौका अच्छा है जाने का, ठीक है, इसको करने का। अब इसमें आयु सीमा के बाद अब हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। सर इतनी महत्वपूर्ण जॉब है तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि पढ़ना क्या है। हमारे सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों वो है जीएस का, इसमें सबसे जीएस का। और जीएस में क्या पढ़ना है, जीएस में हमें पढ़ना है इतिहास को, जीएस में पढ़ना है हमें संविधान एवं राज्य व्यवस्था को, ठीक है, हमें पढ़ना है भूगोल को, हमें पढ़ना है अर्थशास्त्र को। और अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो करंट अफेयर्स के साथ ही आपका कंप्लीट हो जाता है। यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो आपका अर्थशास्त्र भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिक विषय है। और इस एक और बेसिक विषय में आप पढ़िएगा साइंस, विज्ञान। तो ये तो ऐसे विषय हैं जो हर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो हर जगह पूछे जाते हैं। तो इन सभी का आपको नॉलेज होना ही होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी पर अच्छे से पकड़ मजबूत बना लीजिए। रिजल्ट मित्र आप सभी को इन सभी विषयों की फ्री क्लास दे रहा है, तो मौका हाथ से मत जाने दीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, यहाँ से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से। उत्तर प्रदेश स्पेशल के अलावा एक सेगमेंट है इसी में जनसंख्या का, तो आप जनसंख्या से, चूँकि अच्छे खासे यहाँ से भी प्रश्न आते हैं जनसंख्या से, तो इसको भी पढ़िए, इसको भी याद करिए, जनसंख्या को भी पूरा अच्छे तरीके से पढ़िए। इसके अलावा
यहां से बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन सामान्य हिंदी आती है, सामान्य हिंदी भी इसके अंतर्गत है, और सामान्य अंग्रेजी भी इसमें पूछी जाती है। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी भी इसके अंतर्गत आएगी एग्जाम में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैथ और रीजनिंग के होंगे, मतलब बहुत हार्ड लेवल के नहीं होंगे कि आप परेशान हो जाओगे, एकदम सरल तरीके से सरल लेवल के होंगे। लेकिन अन्य जो पेपर है, जैसे जो जीएस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये सरल नहीं आएगा, ये एक अच्छे लेवल पर पूछा जाता है। तो पेपर को कतई ये मत समझना कि ये बहुत सरल लेवल का है, पेपर अच्छे लेवल का ही आएगा। यदि तैयारी अच्छी करोगे तो ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो पाएगा। तो चूंकि आप सभी, हमारा तो पढ़ना ही काम है, हमारा तो उद्देश्य ही है नौकरी करना, तो हम क्यों नहीं मेहनत कर लेंगे उस हिसाब से, ताकि हमारी नौकरी मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए। तो हम इस तरीके से इन सभी विषयों को पढ़ेंगे, ठीक है, इन सभी विषयों को पढ़ेंगे। और इसमें एक विषय और जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप हाई कोर्ट में बैठने वाले हो और आपको केस तो लड़ना नहीं है, ना ही किसी केस की सुनवाई करना है। तो चूंकि आरओ और एआरओ की वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर वाला काम करना होगा, तो कंप्यूटर का नॉलेज भी इसमें मांगता है, इसीलिए कंप्यूटर से भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है, ठीक है, ये पाठ्यक्रम है। अब इसमें चयन की प्रोसेस क्या है, इस पेपर में चयन प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें 2 स्टेज हैं। स्टेज फर्स्ट में पेपर जो होगा, इस पेपर में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, या 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। 200 नंबर का प्रश्न का पहला पेपर होगा, और 200 नंबर का जैसे ही आप टेस्ट क्वालिफाई कर ले, तो जिसमें ये सारा कुछ आएगा, इसमें सब कुछ यही आएगा, ये 200 नंबर का, ठीक है। और इसके बाद फिर दूसरा स्टेज होगा, सेकंड स्टेज है टाइपिंग टेस्ट का, टाइपिंग टेस्ट। और आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको 25 वर्ड पर मिनट के टाइप करने हैं, और जैसे हिंदी में टाइप करते हैं ना, तो हिंदी में टाइप करने के लिए मेहनत ज़्यादा लगती है और नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ ये जो 25 शब्द हमें टाइप करने हैं, वो अंग्रेजी के करने हैं, हिंदी के नहीं करने हैं, अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी तो वैसे भी आपने, अब यहाँ पर आपका वो एक्सपीरियंस काम आने वाला है, जो रात दिन आपने चैट करके, आप में से बहुत सारे लोगों ने चैट करके कमाया है, वो एक्सपीरियंस अब यहाँ पर आपका काम आ जाएगा। भले ही मोबाइल में किया है, लेकिन बटन तो आपके दिमाग में बैठ गए ना, कि आर कहाँ है, ए कहाँ है, ओ कहाँ है, सब पता चल गया आपको, तो वो काम आ जाएगा। उंगलियों को बस दिखाना है कि उंगलियाँ आर ओ को पहचान लें, आंखें तो समझ गई हैं। तो अंग्रेजी वर्ड के 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग चाहिए है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये भी आराम से कर लोगे। यदि तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आराम से निकल जाएगा, ये कोई समस्या ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ये 50 नंबर का होगा। तो टोटल कितना होगा, 200 नंबर का पेपर ये होगा और 50 का ये होगा, तो टोटल आपको 250 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, पूरा 250 नंबर का है। अब यहाँ जब हम इतने टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ क्या होगा, हमारा एक प्रश्न ये भी होगा कि कट ऑफ क्या होगा। तो देखिए, हम कट ऑफ ना तो पिछले कट ऑफ की चर्चा करेंगे और ना हम आगामी कट ऑफ की चर्चा करेंगे। हम अपना पहले टारगेट बनाएंगे कि हमें इतने तक तो पहुंचना ही है हर हाल में। जैसे 250 का है, तो 250 में हमें पहुंचना है एटलीस्ट 220 से लेकर के 230 तक तो हमें पहुंचना ही है हर हाल में। 220 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैंने टेंटिव बताई है आपको इसकी पोस्ट या पदों की संख्या, वो जरूरी नहीं है कि उतनी ही रहेगी। हो सकता है कि कम हो जाए, या हो सकता है कि और भी ज़्यादा भी हो सकती है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना रहेगी। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट वेट करिए। चलिए, तो इतना जो है
हमें लेके चल रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि 230 प्लस भी लेके चलिएगा, 230 क्या 235 तक भी कर लोगे तब भी सही ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो ये हमें कट ऑफ पर नहीं जाना है, अपना टारगेट करना है। हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, भारतीय वो लोग हैं जिन्हें एक बार चैलेंज कर दिया जाए तो वो कभी पीछे नहीं हटते, है ना, वो कभी पीछे नहीं हटते। और मुझे भी पता है कि आप लोग भी कभी पीछे नहीं हटोगे। तो ये आप ही के लिए बहुत अच्छी जॉब है और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको जी जान से तैयारी कर देना चाहिए। क्यों जी जान से तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें सम्मान है, इसमें पावर भी, आपके पास कुछ शक्ति रहेगी, और दूसरा इसमें पैसा ही पैसा होगा आपके पास, आपकी जेब, आपके पर्स, आपके अकाउंट, पैसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर, समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए लेवल 8 का वेतन मिलता है। लेवल 8 का मतलब शुरुआत होगी 47,600 से और मैक्सिमम जाएगी 1,51,000 रुपये तक। ये आपकी सैलरी है एक महीने की। तो मिनिमम 47,600 है और मैक्सिमम 1,51,000 तक होगी। और जो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है, इसका जो वेतनमान है वो लेवल 7 पर होता है, मतलब इससे कम होगा, लेवल 7। और लेवल 7 में यहाँ पर जो वेतन बनेगा ये बनेगा आपका 44,900 रुपये से लेकर के ये जाएगा आपका 1,42,400 रुपये तक। तो समीक्षा अधिकारी की तुलना में कम है, लेकिन अपने हिसाब से तो कम नहीं है, बहुत है। यदि आपको 1,00,000 ही मिलने लग जाएगा, हालांकि शुरुआत में आपको 70-80 हज़ार मिलेगा, परेशान मत होइएगा, तो इतना जो है आपको वेतन मिल जाएगा। सैलरी का वेतन अच्छा खासा है यहाँ पर, ठीक है। और जब इतना अच्छा वेतन मिल रहा है तो हमें मौका नहीं चूकना चाहिए, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें जॉब मिल जाए, हर हाल में मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा अब संभावना कब तक है कि विज्ञप्ति कब मिल सकती है हमें, तो चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया ही है कि 2021 में आई थी इसकी वैकेंसी, 2024 में पूरे चांस बन रहे हैं इसके विज्ञप्ति के आने के। और ये मान के चलिएगा कि मई या जून के लगभग में विज्ञप्ति आ सकती है। और जैसे ही विज्ञप्ति आएगी, यदि आप विज्ञप्ति के भरोसे बैठे रहेंगे कि जब आएगी तब देखेंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 महीने में ही इसका पेपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा। और 3 महीने भी बहुत ज़्यादा है, 1 या 2 महीने में ही पेपर करा लेता। पिछली बार तो 2 महीने के अंदर पेपर करा लिया था, 2 महीने से भी कम समय में पेपर हो गया था पिछली बार। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा विज्ञप्ति से, इसीलिए आज से और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इसमें विषय ऐसे रखे गए हैं जो आपकी सभी प्रकार की तैयारी में काम आएंगे। जीएस है, हर कोई भी तैयारी करो वहाँ पर जीएस के क्वेश्चन पूछने हैं। अलग से क्या है, अलग से इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, बाकी तो सब आना ही आना है आपका, बाकी कुछ अलग है नहीं है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जैसे पेपर आ जाएगा, जैसे फॉर्म हो जाएगा, भर जाएगा, तो और अच्छे से रिवीजन, मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक विज्ञप्ति आए ना तब तक आपको रिवीजन के दौर तक पहुंच जाना चाहिए। रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, रिवीजन चले, प्रैक्टिस चले, मॉक टेस्ट चले, कंटिन्यू चलता रहे जब तक पेपर ना हो जाए। फिर देखो पेपर कैसे नहीं निकलता है। विज्ञप्ति आने के पहले तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, और जैसे ही विज्ञप्ति आए उसके समय तक आप कोशिश करिएगा कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारे नोट्स कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद आपका रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट ये कंटिन्यू रहे। अब इसकी रणनीति क्या होगी, तो किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी रणनीति बताऊंगा कि कैसे हमें कौन सा विषय कब कितना पढ़ना है और एक दिन में इसके लिए कितना समय देना है, इस वैकेंसी के लिए, इस तैयारी के लिए, कैसे हम समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं हाई कोर्ट में। और जो लोग यूपी पीसीएस के द्वारा तैयारी कर रहे हैं आरओ की, वो लोग भी इस पेपर को दे सकते हैं। उन लोगों की भी तैयारी बाधित नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस देखो लगभग मिलता जुलता ही है, सिलेबस में अंतर नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर बस ऐड हो गया है और अंग्रेजी ऐड हो गई है, बस बाकी चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं। और ये वाला जो पेपर है आरओ की, ये वाली जो वैकेंसी है, वो तो पीसीएस वाले से भी सरल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा। और फिर भी यदि नहीं समझ में आया है तो आप एक बार
इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी इंक्वायरी है आप डाल दीजिएगा, हम उस पर दूसरा जो वीडियो होगा, जो भी आपकी इंक्वायरी होगी उस इंक्वायरी से रिलेटेड आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।